नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। दिल्ली में आज उत्तराखंड को लेकर बैठक चल रही है, अहम बैठक। इसमें राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम पर हो सकता है। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी महासचिव संगठन बीएल संतोष मौजूद हैं। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी हैं। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के नाम पर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इनके मुताबिक पुष्कर धामी का नाम अभी भी सबसे आगे बना हुआ है। धामी के अलावा सांसद धन सिंह रावत, अनिल बलूनी, रमेश पोखरियाल निशंक का भी नाम चर्चा में है। कांग्रेस से आए सतपाल महाराज का नाम भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बताया जा रहा है। वहीं पुष्कर सिंह धामी के लिए अब तक 5 विधायक इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। बीजेपी ने उत्तराखंड में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पर्यवेक्षक और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी सह पर्यवेक्षक बनाई गई हैं। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। महामंथन का दौर दिल्ली में लगातार चल रहा है। सीएम की रेस में पुष्कर धामी का नाम अब भी सबसे अव्वल पर ही बना हुआ है। पीयूष तिवारी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी पीयूष का सीधे रुख करेंगे। पीयूष, पुष्कर सिंह धामी को लेकर अब भी मेजॉरिटी है, लेकिन फिर भी दूसरे नामों की चर्चा अब चल रही है। महामंथन जो दिल्ली में चल रहा है उसमें अब तक क्या कुछ खास रहा? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इस वक्त भी करीब 40 मिनट का वक्त हो चुका है जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, इसके अलावा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इस बैठक में मौजूद हैं। जो संगठन के प्रदेश महासचिव हैं अजय कुमार, वो भी इस बैठक में मौजूद है। 40 मिनट से बैठक चल रही है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उत्तराखंड की राजनीति रही है और भारतीय जनता पार्टी को एक बार से वहां पे बहुमत प्राप्त हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा पेच फंस गया है कि आखिरकार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। कई दावेदार हो गए हैं। अगर अन्य राज्यों के मुकाबले देखें तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदार हो गए, कई नामों पर मंथन और चिंतन चलने लगा है। लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे आगे अगर हम बात करें या मजबूत स्थिति देखें तो पुष्कर सिंह धामी की है। हालांकि वो अपनी सीट जरूर हार गए हैं, लेकिन अभी भी मजबूत स्थिति में पुष्कर सिंह धामी है। कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो नेता है, जो पदाधिकारी है, उनकी भी कहीं ना कहीं मुहर जो है वो पुष्कर सिंह धामी के नाम पर है। लेकिन बीजेपी के अंदर से जो विधायक जीत कर आए हैं उनका कहना है कि कुछ विधायकों का मानना है, सूत्र यही बता रहे हैं कि अब नए चेहरों को भी मौका देना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा होगा चुनाव से पहले करीब करीब 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के वहां पे बदले गए थे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जब से मुख्यमंत्री बने तो कोई खासा विरोध नहीं हुआ और पुष्कर सिंह धामी ने भी सुचारू रूप से सरकार चलाई। अगर हम बात करें तो धन सिंह रावत का भी नाम चल रहा है। इसके अलावा गणेश जोशी की बात करें, सुबोध उनियाल, तमाम ऐसे नाम है जिनका मुख्यमंत्री पद के लिए जो नाम है वो चल रहे हैं। हालांकि पार्टी आला कमान तय करेगा। पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक भी बनाए गए हैं, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके अलावा मीनाक्षी लेखी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो तमाम बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी रिपोर्ट कार्ड लेगी और कोई भी नाराज ना हो, इसका खासा ध्यान रखते हुए नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। हालांकि कुछ वक्त जरूर लग सकता है नए मुख्यमंत्री कौन बनाया जाएगा उत्तराखंड में, ये इसको लेकर। लेकिन जो नाम है, जो चर्चा है वो चल रही है। इस बैठक में ये भी तय होगा कि किन लोगों को मंत्रिमंडल में फिर से शामिल किया जाए, किन चेहरों। तो क्या आज ये तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा उत्तराखंड में कौन होगा? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी जैसे ही नाम पर मुहर लगा देती है, अगर जो मंथन चल रहा है, इसके अलावा अगर हम बात करें शाम को एक और भी बैठक होना संभव है। तो अगर शाम को एक बैठक होती है उसके बाद संभव है नाम पे मुहर लग जाए। लेकिन जो ऐलान है ये संभव है कि कल या परसों तक नाम का जो ऐलान है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। चलिए पीयूष, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो संभवतः नाम का ऐलान बहुत ही जल्द हो सकता है और उत्तराखंड का कौन मुख्यमंत्री होगा ये पेच दरअसल तब फंस गया जब खुद पुष्कर धामी, जो कि लगातार नंबर 1 पर बने हुए थे सीएम की रेस में, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था और बीजेपी पहले डिक्लेयर कर चुकी थी कि सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी होंगे, लेकिन खुद खटीमा से वो चुनाव हार गए, जिसके बाद में पेच फंस गया। पर अभी खबर यह है कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री की इस दौड़ में अभी भी नंबर 1 पर बने हुए हैं। देहरादून से उत्तराखंड बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद पर उत्तराखंड में 3 लोगों के बीच मुकाबला। सबसे पहले नंबर पर है कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी, जोशी और प्रहलाद जोशी दूसरे नंबर पर है। राजनाथ सिंह की भी पसंद है पुष्कर सिंह धामी और विधायकों में धन सिंह और ऋतु खंडूरी का नाम भी अहम है। देखिए, प्रहलाद जोशी और राजनाथ सिंह की पसंद बने हुए पुष्कर सिंह धामी अब भी, और पुष्कर धामी तो नंबर 1 पर है ही। विधायकों में धन सिंह और ऋतु खंडूरी का नाम भी अहम है।
पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी है रितु खंडूरी। रितु खंडूरी के पति केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं। तो ये नाम है जो कि सीएम पद की रेस में है। पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी का नाम भी इसमें ऐड ऑन हो चुका। सुदीप जैन विशेष संवाददाता जुड़ गए देहरादून से हमारे साथ में। सुदीप, दिल्ली में बैठक चल रही है लगातार। बैठक में महामंथन चल रहा है सीएम को लेकर, कौन चेहरा होगा मुख्यमंत्री का। दूसरा ये कि कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे शामिल होने चाहिए। तो ऐसे में आपके पास क्या कुछ अपडेट पहुंच रहा है फिलहाल? देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बहुत और ये अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री बताते हैं कि भी कुछ देर पहले विधानसभा अध्यक्ष जो कि प्रेमचंद अग्रवाल थे वो भी बड़े मार्जिन से जीते हैं और वो भी दिल्ली रवाना हो गए। उत्तराखंड में इस वक्त कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता नहीं है। बंशीधर भगत हल्द्वानी है और धन सिंह रावत जो एक बड़ा नाम है वो इस वक्त श्रीनगर गढ़वाल अपनी विधानसभा क्षेत्र में। जहां तक आपने मुख्यमंत्रियों की बात की तो कैलकुलेशन के आधार पर जानकार ये नाम बताते हैं जिसमें नंबर 1 पर पुष्कर सिंह धामी और नंबर 2 पर धन सिंह रावत का भी नाम है। वो संगठन से जुड़े रहे हैं और संगठन से निकलने के बाद वो दूसरी बार विधायक बने। मंत्री पहली बार में थे, उनका दूसरा रिजिम है ये। तीसरा नाम रितु खंडूरी का। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि उत्तराखंड में गढ़वाल इलाके में विशेषकर कुमाऊं की कुछ सीटों पर जो महिलाओं का 4% वोट अधिक मिला, जिसने प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया, हो सकता है कि इस तर्क के आधार पर उनको मौका मिले। और उनके पिता भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, बीसी खंडूरी जी, और उनके जो हस्बैंड है, जो उनके पति हैं, जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं। तो ये सारे वो कॉन्फ़िगरेशन है जो उनके नाम को भी प्रबल बनाते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत समझ पाना। कई रणनीतिकार फेल हो गए, कई जानकार फेल हो गए। जिस प्रकार से तीरथ सिंह रावत का नाम आया, फिर एकाएक जो कभी डिप्टी सीएम की रेस में थे, डिप्टी सीएम बन सकते थे, पुष्कर सिंह धामी वो सीएम बन गए। तो बहुत कुछ कहना अनप्रेडिक्टेबल है। जो 2 ऑब्जर्वर बने हैं, राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी, ये 19 तारीख को उत्तराखंड आ रहे हैं, दिन शनिवार है। 20 को शपथ होनी है, 23 तक सरकार के पास सदन में समय है। तो होली के बाद ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। लेकिन मोटे तौर पे यदि ये जो नाम मैंने बताए ये अहम माने जा रहे हैं। अच्छा, बैठक तो लगातार दिल्ली में चल रही है, कैबिनेट के चेहरों को लेकर भी चर्चा चल रही है। कैबिनेट से संबंधित भी कोई जानकारी सुदीप आपके पास? देखिए, सबसे पहले न्यूज ऑन इंडिया ने ही ये जानकारी दर्शकों को दी थी कि कैबिनेट में भी बड़ा फेरबदल हो सकता है, कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। इसमें कुमाऊं से चंदन राम दास आते हैं जो बागेश्वर से जीते हैं। इसके अलावा रेखा जो सोमेश्वर से विधायक हैं, महिला कल्याण मंत्री, वो ड्रॉप हो सकती हैं। अगर मुख्यमंत्री नहीं तो महिला के रूप में रितु खंडूरी को कैबिनेट में स्थान मिल सकता है। बिशन सिंह चुफाल जो 5 बार जीत चुके हैं, कैबिनेट मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें पार्टी विधानसभा अध्यक्ष बना सकती है। और विधानसभा अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ये कैबिनेट में आ सकते हैं। देखिए, मौजूदा समय में 8 जो मंत्री हैं वो जीते। एक मंत्री तुलसीनंद हारे, ये हरिद्वार ग्रामीण से विधायक थे और मंत्री थे। और हरक सिंह रावत व यशपाल आर ये कैबिनेट छोड़ के गए थे। तो कुल ये जो 3 नाम ब्लैंक है, रिक्त है, और इसके अलावा एक हार गए, 3 मिला के। तो शेष 9 पद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्री रिपीट हो गए। तो पार्टी के सामने भी बहुमत तो है ही, सारी कैबिनेट भी रिपीट है। सूत्र बताते हैं कि कुछ चेहरे बदल सकते हैं, कुछ की जिम्मेदारी कम हो सकती है तो कुछ की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के लिए प्रबल रूप से कहा जा रहा है कि अब वो विधानसभा अध्यक्ष न रहकर कैबिनेट में स्थान पा सकते हैं, कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो कैबिनेट का जो चेहरा है वो चेहरे कमोबेश वही रहेंगे जो पिछली बार भी थे, जो अभी तक हमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और 3 चेहरे हैं जो सीएम पद की रेस में लगातार बने हैं। नंबर 1 पर पुष्कर सिंह धामी ही बने हुए हैं। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री निशंक ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, उत्तराखंड में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का ही ये नतीजा है जो जनता को इतनी पसंद आई कि जनता ने फिर से मौका दिया। विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम का खुलासा भी होगा, ये जिक्र भी उन्होंने किया। बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल जी हैं। सर, आज प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक बुलाई, क्या कुछ उन्होंने मंत्र दिया? क्योंकि जिस प्रकार से 4 राज्यों में किसी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है, क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए, यदि इस चुनाव को आप देखेंगे तो कई दृष्टि से ये देश को एक नई दिशा देने वाला चुनाव हुआ है। लोगों ने जाति, धर्म, क्षेत्र सबको और परिवार
परिवारवाद को, इस सब को एक तरफ रख करके विकास पर और विश्वास पर और सबके साथ चलने पर और सबके प्रयास पर ज़्यादा जोर दिया है। और यही प्रधानमंत्री का मंत्र भी है कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो, सबका प्रयास हो, और उसका रिजल्ट इस समय दिखा है। और यही उन्होंने मंत्र दिया है कि इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि राष्ट्र श्रेष्ठता की ओर बढ़ सके। परिवारवाद को भी लेकर उन्होंने जिक्र किया, किस प्रकार से देखा गया था चुनाव में कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया कि एक परिवार से एक ही टिकट मिलेगा। इसको लेकर भी उन्होंने कहीं ना कहीं जिक्र किया कि अगर कोई नाराज है तो इसका दोषी मैं हूँ। नहीं, देखिए वो तो शुरू से जब परिवारवाद पर चोट करते रहे हैं, परिवारवाद पर ही चोट तो किया है प्रधानमंत्री ने हमेशा, कि ये परिवारवाद ने बेड़ा गर्क किया देश का, और इसलिए अब ये परिवारवाद नहीं चलेगा। ये आखिरी सवाल रहेगा सर, उत्तराखंड में अब उत्तराखंड में भी आप लोगों को बहुमत मिला है, सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आपका भी नाम, एक नाम जो है वो चर्चा। बहुमत ही नहीं मिला, बहुत ही प्रचंड बहुमत मिला है, और हमने मिथक को तोड़ा है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार फिर कांग्रेस, इस मिथक को इस समय तोड़ा है। पिछली बार भी हम भारी बहुमत से सरकार में आए थे, और इस समय भी प्रचंड बहुमत से सरकार में हम लोग बना रहे हैं। विधानमंडल दल की बैठक होगी, नेता तय करेंगे, मुख्यमंत्री का नाम जल्दी आपके सामने होगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ रमेश निशंक पोखरियाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विधानमंडल की जब बैठक होगी तो मुख्यमंत्री का जो नाम है वो निकलकर जल्द से जल्द सामने आ जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गुसाई के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। उत्तराखंड में करारी हार के बाद कांग्रेस नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेजी के साथ बढ़ रहा है। कांग्रेस के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष रणजीत रावत के आरोप के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट कर संगठन में हलचलें पैदा कर दी हैं। हरीश रावत ने ट्वीट में लिखा है कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस मुझे पार्टी से निष्कासित कर दे। हरीश रावत ने रणजीत रावत द्वारा लगाए गए टिकट और पार्टी के पोस्ट बेचने के आरोप पर यह बात कही है। हरदा ने कहा कि होलिका जल रही है, कांग्रेस हरीश रावत नाम की बुराई को भी उसमें जला दे। संदीप सिंह नेगी जुड़ गए हमारे साथ में। संदीप, हरीश रावत की हालत इतनी खस्ता भी हो सकती है कांग्रेस में, इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि इस वक्त अगर हरीश रावत की बात करें या फिर पूरी कांग्रेस की बात करें तो तमाम जो पूरी कांग्रेस की हालत ही खस्ते हाल है, लेकिन और जो इसके बाद जो अंदरूनी कला है वो फिर एक बार खुलकर सामने आ गई है। चूंकि जो कार्यकारी अध्यक्ष है रंजीत रावत, उन्होंने सीधे तौर पर हरीश रावत पर एक बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है सीधे तौर पर कि हरीश रावत ने पैसों को लेकर कांग्रेस का ये अंतरकल है, कांग्रेस का अंतरकल है, ये कोई पुराना, ये कोई नया नहीं बल्कि ये पुराना है। पिछले अगर 5 साल में उठाकर देखें तो कांग्रेस की अंतरकलह बार बार हर मौके पर सामने आती रही, और अब भी जब हार मिली है तो आत्ममंथन के दौर के बीच में एक दूसरे के ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जी बिल्कुल, देखिए जहां कहीं ना कहीं इतनी करारी हार होने के बावजूद कांग्रेस में आत्ममंथन का दौर चलना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो अंतरकलह है वो फिर सामने आ गई है। टिकट बंटवारे की बात हो या फिर उससे पहले की बात हो, लेकिन अब जिस तरह से लगातार फिर एक बार से फिर टिकटों को बेचे जाने को लेकर जो बात कार्यकारी अध्यक्ष जो रंजीत रावत हैं उन्होंने हरीश रावत पर लगाया है कि उन्होंने पैसे लेकर टिकट बांटे हैं, तो बल्कि हरीश रावत ने भी इसके खंडन पर एक ट्वीट पर जारी किया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं अगर मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, मुख्यमंत्री रहा हूँ, और अगर मेरे से अगर ये आशा पार्टी है तो वो मुझे निष्कासित कर दे। बल्कि जो होलिका आ रही है तो उसमें भी सीधे तौर पर उन्होंने अपने जलने की बहुत बड़ी बात कही है। कुल मिलाकर ये अगर देखा जाए तो जहां पार्टी को एक मंथन का दौर जरूर पार्टी में रहना चाहिए था, लेकिन अभी भी जो अंतरकलह है वो लगातार सामने आ रही है। तमाम इन मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता दीप बोरा जी भी हैं। आपसे भी जानना चाहूंगा, मंथन का ये समय था, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो अंतरकलह है वो खुलकर सामने आ रही है। क्या कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि अब जहां पार्टी को मजबूत होना चाहिए था अब फिर से पार्टी बिखरने की ओर है? देखिए, वरिष्ठ नेताओं को भी समझना चाहिए जो पार्टी की रीति नीति है, जो भी आपके कटाक्ष हैं या आपके अंदर कोई गुबार है उसको पार्टी प्लेटफॉर्म में रखा जाए। आपकी पार्टी में तो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और मैं समझता हूँ कि बड़े नेताओं को भी बहुत कुछ लोभ छोड़ना पड़ेगा और आत्ममंथन करना पड़ेगा। अब माननीय प्रभारी महोदय देवेंद्र यादव जी ने कहा है होली के बाद समीक्षा बैठक होगी, तो हमारा भी सबसे यही कहना है कि समीक्षा बैठक में जो भी आपने अपने मुद्दे हैं, अपनी राय देनी है या कोई सुझाव हैं कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, उन मुद्दों पे आधारित समीक्षा बैठक हो। लेकिन जिस तरीके से एक कार्यकारी अध्यक्ष एक चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पे मीडिया के थ्रू आरोप लगा रहे हैं, एक बहुत बड़ा आरोप है।
और ये समीक्षा बैठक में ये बातें होनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि जो गलतियां टिकट बांटने से पहले हुई थी उसको दोबारा दोहराया जा रहा है, ये गलत है। एक बात फिर ये सामने भी जरूर ये वाली बात आती है कि चूंकि जिस तरह से हरीश रावत ने अपनी हार स्वीकार कर ली, कहा है कि पार्टी जो हारी है वो मेरी वजह है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी हार स्वीकार कर ली, लेकिन उसके बाद फिर से जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो इस तरह का बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये लगता नहीं कहीं कहीं कि आपस की ही जो फिर बात है कहीं ना कहीं सामने आ रही है, और रंजीत रावत और हरीश रावत की कोई दुश्मनी अब की नहीं है, काफी टाइम हो चुका है। देखिए, जो गोदियाल साहब हैं वो हमारे कप्तान हैं और निश्चित तौर पे अगर हार स्वीकार करी है वो सब कार्यकर्ताओं की, सब नेताओं की हार है, और एक हार जो जनता का मैंडेट है, सर्वपली है, उन्होंने सर माथे पे लिया है। कप्तान कप्तान होता है। अब हरीश रावत जी क्या फेसबुक में लिखते हैं, मीडिया उनको क्या किस तरीके से दर्शाती है, और इस बात का इतना बवंडर हो जाता है कि खंडन करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि चाहे हरीश रावत जी हों, चाहे निचले पंक्ति का कोई भी कार्यकर्ता हो, उसको पार्टी प्लेटफॉर्म में आके सारी अपनी राय, मशवरा, सुझाव और दिल का गुबार निकालना चाहिए कि हम दोबारा ढंग से खड़े हो सके। लेकिन हाँ, कुछ गलतियां पार्टी से हुई थी, और उसमें जिनका टिकट वितरण का मामला था उसमें भी मैं मानने को तैयार हूँ, मुझे कोई गुरेज नहीं है आपके समक्ष कहने पे, लेकिन हमें भी जो कुछ कहना होगा हम पार्टी प्लेटफॉर्म में आके कहेंगे, और ये नेता भी कहें। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार चूंकि कांग्रेस अब महज 18 सीटों पर सिमट कर रह गई है, और उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह के ये जो बातें सामने आ रही हैं, हरीश रावत पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उल्टा फिर हरीश रावत कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात सही है तो वो कहीं ना कहीं इस्तीफा देने को तैयार है, कांग्रेस आलाकमान उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर कर सकता है। लेकिन फिलहाल ये सवाल भी पूछिए कि अब जबकि वक्त था आप मंथन का, चलिए ये खुद इस बात को कबूल रहे हैं कि कुछ बड़े नेताओं को अपना लोभ लालच छोड़ना होगा, अब उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की इस स्थिति, जब ऐसी स्थिति जब आ गई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और दूसरी बात ये कि क्या अब यहां पर कुछ बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं क्या कांग्रेस के अंदर? कुछ चेहरों को पीछे छोड़ना होगा क्या कांग्रेस को आगे बढ़ने के लिए? ऐसा नहीं लगता इनको? जी बोरा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में लगातार जिस तरह से अंतर्कलह है वो सामने कहीं ना कहीं आती रही है। अब क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अब आगे की जो रणनीति बनाने के लिए जो पुराने चेहरे हैं और जिन चेहरों को लेकर कहीं ना कहीं हमेशा कांग्रेस आगे रही है, उनको छोड़ना पड़ेगा या फिर नए चेहरों को कहीं ना कहीं जगह देनी पड़ी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस मजबूत, तो क्या कुछ लगता है? चूंकि हार स्वीकार तो खैर हो ही गई है। देखिए, संरक्षण तो पुराने लोगों का चाहिए होता है, लेकिन हाँ देखिए, नए लोग जब तक नहीं आएंगे तो पार्टी आगे नहीं बढ़ती, उभरती नहीं। आप देख लीजिए, अब हमारे जो कांग्रेस के 40-40 साल, 30-30 साल कांग्रेस में रहे, वो बीजेपी में चले गए, वो नए आदमी हैं, वो कुछ ना कुछ वहाँ बन गए, और जो उनके लोग थे वो पीछे हो गए। तो ऐसे ही हम नए लोगों को यहाँ पे मौका देंगे, ये नहीं कि किसी पार्टी से तोड़ के लाएं। जिसने हमारी विचारधारा में आना है उसका वेलकम है, लेकिन जो हमारे नए नवयुवक हैं, जो युवा नेता हैं, आप देखिए ना, भुवन कापड़े जी को देखिए, उभरते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे ही और युवा नेता हैं। अब संजय डोभाल जी तो ओबीसी के अध्यक्ष थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ऐसे ही नवयुवकों को और महिलाओं को, मैं समझता हूं कि महिलाओं को भी जिम्मेदारी देनी चाहिए, और आज का युग महिलाओं का है, आधी आबादी हमारी उत्तराखंड में महिलाओं की है। एक सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस चेहरे की बदौलत कहा जा रहा था कि चुनाव मैदान में उतरेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा भी कहीं ना कहीं अंदर खाने घोषित हो चुका था हरीश रावत को, और दूसरे जो अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिश्नोई वो चुनाव हार जाते हैं, नवप्रभात जो पूरे कैबिनेट मंत्री रहे हैं वो हार जाते हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष खुद हार जाते हैं। इन सबकी वजह क्या मानते हैं आपकी? कहीं ना कहीं आपस की जो कहीं ना कहीं एक अकेलापन लेकर चलना हो, या फिर कहीं ना कहीं युवाओं की भूमिका न देना हो, पुराने चेहरों जो नए चेहरे हैं उनको हटा देना हो, ये कहीं ना कहीं दिक्कतें तो जरूर है। इसी की समीक्षा होनी है। जब हम 19 जीत सकते हैं तो 40 क्यों नहीं जीत सकते? 19 भी तो जीते हैं। यही समीक्षा करनी है कि ये 19 कैसे जीते, इन्होंने क्या मेहनत करी, और कुछ कभी कभी भाग्य भी साथ नहीं देता। लोग मेहनत करते हैं, उन्हें टिकट नहीं मिलता, लोग मेहनत करते हैं 5 साल, वो चुनाव नहीं जीत पाते, लेकिन जो वोट का इजाफा हुआ उसके मुताबिक हमें उतनी सीटें नहीं मिली। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ, बिल्कुल कहीं ना कहीं अब जो मंथन करने का जरूर ये दौर है, और कांग्रेस इसको लेकर होली के बाद कहीं ना कहीं मंथन भी जरूर कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए, एक बात तो तय है कि कांग्रेस के लिए वाकई आत्ममंथन का दौर है, और कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का दौर लगभग 8 सालों से ये शुरू हो चुका है, लेकिन कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पा रही है। शायद यही वजह है कि कहीं कहीं किसी प्रदेश में अगर कांग्रेस बची भी है तो वहां पर सेकेंड टेन्योर अब नहीं आ रहा है, और वहां पर बड़ी बुरी हालत कांग्रेस की हो गई है। यहां पर नेताओं की
की अपनी महत्वाकांक्षा इतनी हावी हो गई है कि संगठन छोटा हो गया है और नेता बड़े हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए लगातार हो रहा है। इन्हीं कारणों से कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने हरीश रावत पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं, किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को अफीम चटाते हैं, फिर सम्मोहन में ले लेते हैं। रणजीत रावत आगे कहते हैं कि मेरा नशा खुद 35 साल बाद टूटा। रणजीत रावत यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि इस विधानसभा चुनाव में हरीश रावत ने टिकट के नाम पर ठगा है, एक बड़ी धनराशि इकट्ठी की, वो लोग उनके चक्कर काट रहे हैं, कुछ के पैसे उनके मैनेजर लौटा चुके हैं, कुछ लोग उनके चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें सामने आएंगी, वो झूठ बोलते हैं, पहले मासूमियत से पहले लोग समझते नहीं थे और अब सब समझने लगे हैं। मैं बहुत लिहाज अभी तक किया, बहुत कम चीजें कही हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं और किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को, नेता को अफीम चटा देते हैं और अपने सम्मान में ले लेते हैं। मेरा नशा खुद 35 साल में टूटा और जिन लोगों को उन्होंने इस समय टिकट के नाम पर ठगा है और एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी की है, वो लोग उन चक्कर काट रहे हैं, कुछ के पैसे उनके मैनेजर लौटा चुके हैं और कुछ लोग अभी उनके चक्कर काट रहे हैं। ये सारी चीजें सामने आएंगी। वो झूठ बोलते हैं मासूमियत से, पहले लोग समझते नहीं थे, अब लोग समझने लग गए हैं। और मैंने साल भर पहले एक बयान दिया था कि हरीश रावत की मनोदशा ठीक नहीं है, उनको आराम की जरूरत है। मैं आज फिर अपनी उस बात पे कायम हूँ। लैंसडाउन से नवनिर्वाचित विधायक दिलीप सिंह रावत ने हरक सिंह रावत पर जुबानी हमला बोला और कहा कि हरक की सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच हरक सिंह रावत अपनी विश्वसनीयता को खो चुके हैं और राजनीति में ईमानदारी, निष्ठा, चरित्र और समर्पण की भावना होनी चाहिए, जो हरक सिंह रावत में नहीं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हरक सिंह रावत खुद को शेरे गढ़वाल बताते हैं, जबकि वो सियार हैं। देखिए, उन्होंने केवल अभी तक लहर के साथ चुनाव लड़ा, लहर का प्रयोग करके ही चुनाव जीते हैं वो, और कभी विपरीत परिस्थितियों में नहीं लड़े। पहली बार विपरीत परिस्थितियों में आए तो उनकी वास्तविकता पता चल गई है और खाली एक मीडिया मैनेज करके अपने को तथा कथित भोबड़ा मैनेजर, चुनाव का मैनेजर वो साबित करते थे, लेकिन अब की बार पता चल गया है कि उनकी अपनी वास्तविकता क्या है। और अब सब लोग उनसे परहेज भी करेंगे राजनीति में, क्योंकि जिस तरह से एक राजनीति में ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण और चरित्र विशेष महत्व रखता है, अब लोग ये जानने लगे हैं कि जो इनके विपरीत जाते हैं लोग, जिनके पास इस चीज़ की धरोहर नहीं है, उन लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे लोग। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन चुकी है। मुख्यमंत्री कौन होगा, कैबिनेट में किस जगह मिलेगी, इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि इस बार 9 मंत्री जहां चुनाव जीतकर वापस आए हैं, तो वहीं 1 मंत्री यतीश प्रधान चुनाव हार गए, जबकि 3 मंत्रियों के बाद अब रिक्त हो गए हैं पद। और ऐसे में सूत्रों की माने तो मौजूदा मंत्रिमंडल में फेरबदल देखने को मिल सकता है। चुनाव जीतकर आई ऋतु खंडूरी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 4 बार जीतने वाले इस बार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम पवार भी कतार में हैं, जबकि मंत्री रहे शिक्षा मंत्री का मिथक तोड़ने वाले अरविंद पांडे भी मंत्रिमंडल के प्रबल दावेदार हैं। ऐसा है, मैं जैसा संगठन निर्णय लेगा, यमकेश्वर से मुझे कोटद्वार भेजा, मैं वहाँ गई, वहाँ से जीत कर आई हूँ। तो एक डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता हूँ, जो संगठन कहेगा, जैसा संगठन कहेगा वैसा होगा। आपकी सीट पर योगी जी भी आए थे, तो क्या माना जाए योगी मैजिक भी रहा? बिल्कुल रहा, जबरदस्त योगी मैजिक। और जिस तरह का कार्यक्रम हमने कोटद्वार में किया, वो 22 सालों में लोग कहते हैं पहली बार ऐसा इतना जबरदस्त कार्यक्रम हुआ, तो बिल्कुल योगी मैजिक तो था ही। यह व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, यहाँ संगठन को महत्व दिया जाता है। संगठन का जो निर्देश होगा, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो इनका आदेश होगा उस आदेश का 100% पालन किया जाएगा। हम लोग तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, विधायक पार्टी ने बनाया है, ये पार्टी का हम पे बहुत बड़ा एक एहसान है। और हम लोग के यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, कोई मंत्री नहीं होता, जो संगठन का निर्देश होगा, जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा, उसका पालन किया जाएगा। क्या लगता है मिथक टूटा तो कुछ पार्टी और अच्छा करेगी? यह मिथक भी टूटा है तो ये उत्तराखंड प्रदेश की जो महान जनता है, इनकी वजह से है, भगवान की कृपा है। और जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी हैं, जो नए भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, उसी पे आम जनता ने मोहर लगाई है, हम उसकी वजह से जीते हैं। यह मिथक भी उनकी वजह से टूटा है, इसमें मेरा व्यक्तिगत कोई योगदान नहीं है। निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी जो
निर्णय लेगी, वो बहुत अच्छा निर्णय लेगी और जो भी निर्णय पार्टी का होगा हम पार्टी के निर्णय के साथ। तो जैसे मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी संगठन जो भी निर्णय लेगा हम निर्णय के साथ हैं और जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी संगठन हमको देगा हम जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही उठापटक पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि बीजेपी में पूर्ण बहुमत के बावजूद भी पूर्व की स्थिति चल रही है। ऐसे में साफ है कि बीजेपी के अंदर कुछ ठीक नहीं। जबकि राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी को पर्यवेक्षक बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद तमाम बीजेपी के नेता दिल्ली दरबार पहुंच रहे हैं और विधायकों पर भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है। वहां की स्थिति क्यों बन रही है और एक राजनीतिक अस्थिरता प्रदेश के ऊपर क्यों गहराई हुई है? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैंडेट का सम्मान नहीं हो पा रहा है। इतना बढ़िया मैंडेट मिलने के बाद भी आज जिस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एक असमंजस की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है। राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी पर्यवेक्षक बनाए जा चुके हैं, उसके बाद भी लोग दिल्ली दरबार की ओर दौड़ लगा रहे हैं। तो औचित्य कहाँ से रह जाता है इन पर्यवेक्षकों की? इनकी भूमिका क्या रह जाती है अगर सबको दिल्ली ही जाना है? और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं विधायकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। वहाँ पौड़ी में होलियारों की टोली गांव-गांव और शहरी क्षेत्रों में घूम रही है। होलियारों का दल पिछले 8 साल से पहाड़ की पारंपरिक होली की संस्कृति को बचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इसमें सफेद पोशाक और काली टोपी पहनकर होलियारों का दल पहाड़ी होली गायन और पहाड़ी वेशभूषा में नृत्य कर होली को मना रहा है। होलियार टीम सतपुली की ओर से विगत 8 वर्षों से लगातार उत्तराखंडी संस्कृति को बचाने के लिए होली के होलियार टीम जगह जगह जा कर के मंचन करती है। और आज हम होली के होलियार टीम पहुंची है जिला मुख्यालय पौड़ी में, जहां पर होली के होलियार टीम होली के गीतों के साथ पूरे बाजार में घूम रही है और लगातार एक संदेश देना चाहती है अपने युवाओं को कि आने वाली पीढ़ी जो हमारी सीख सके कि हमारी संस्कृति क्या थी, संस्कृति से रूबरू हो सके। और साथ ही हम अपने आने वाली पीढ़ी को रूबरू कराना चाहते हैं कि जो पौराणिक संस्कृति थी उसको ना भूलें और उस संस्कृति को बचा कर रखें। यही हमारा संदेश होली के होलियार टीम सतपुली का है। और फिलहाल ले रही इजाजत, नमस्कार।